हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी एक सिंपल सी जनरल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती क्या चीज है, ठीक है। हम एकदम कंप्लीट नोट्स पढ़ेंगे हर एक चीज के बारे में फुल डिटेल के साथ। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है। scientific process to grouping organisms based on similarities and dissimilarities। ठीक है, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करना क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, ये हम बहुत इजी सी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते क्यों है। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको दो एग्जांपल्स बताता हूं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया जाता है। मान के चलिए आप एक किराना शॉप चलाते हैं, ठीक है, और जितना भी सामान है उसको आपने ऐसे ही कट्टे में से निकाल के जमीन पे डाल दिया। ठीक है, अब कोई कस्टमर आपके पास आता है और वो आपको कहता है कि 10 वाला लक्स चाहिए, वो भी लेवेंडर फ्लेवर का। ठीक है, तो आपको बहुत समय लग जाएगा उन सारे सामानों में से उसको निकालने के लिए। ठीक है, इसलिए आप क्या करते हो कि आप दीवारों पे शेल्व्स लगाते हो। ठीक है, साबुन एक तरफ, शैम्पू एक तरफ, और जो तेल वगैरह है वो एक तरफ, आटा एक तरफ, सबको अलग अलग बांट दिया। अब अलग अलग बांटने से भी आपने क्या करा है, साबुन सारे लक्स के साथ रख दिए, लाइफ को एक साथ रख लिया, अलग अलग तरीके से ऐसे आपने बंटवारा कर दिया। अब आपसे कोई पूछे कि भाई ये चीज चाहिए, तो आप उसको इजिली दे सकते हो। ठीक है, चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक दीदी भैया टाइप के ट्यूशन में पढ़ते हैं, उस जगह पर 1 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सारे बच्चों को एक साथ ही बुला लिया जाता है और पढ़ाने वाला टीचर भी एक ही है। तो जब वो 9th को पढ़ा रहा होगा तो बाकी सब शोर करेंगे, 10th को पढ़ा रहा होगा तो बाकी सब शोर करेंगे। इसलिए क्या किया जाता है, वहां पर भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे सारे 11th के बच्चे एक साथ, सारे 12th के बच्चे एक साथ, इवन उनके अंदर भी डिवीजन करते हैं। सारे 11th के साइंस के एक तरफ, आर्ट्स के एक तरफ, कॉमर्स के एक तरफ। क्लासिफिकेशन कर देने से क्या होता है, चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं। अगर टीचर एक एक बच्चे को करके पढ़ाने लगे तो वो कभी नहीं पढ़ा पाएगा। इसलिए वो क्या करता है, सिमिलैरिटीज वाले स्टूडेंट्स को एक साथ बुलाता है और एक ही बार में उनको पढ़ा देता है और सभी स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं। यही जरूरत होती है क्लासिफिकेशन की। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कि भाई मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और इनकी स्टडी एक एक करने बैठे तो होली बस। एंड इट इज डिफिकल्ट, या फिर हम कह सकते हैं इम्पॉसिबल, टू स्टडी देम वन बाय वन। ठीक है, उनको एक एक करके जो है स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए क्या करते हैं, हम इनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसलिए हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको क्लासिफाई करते हैं ताकि उनकी जो स्टडी है वो थोड़ी सी क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, तो इनकी स्टडी इजी हो जाती है। ठीक है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप्स है उसको पढ़ना इजी हो जाता है। ठीक है, रिलेशनशिप की जो स्टडी है उनकी भी क्या हो जाती है, काफी इजी हो जाती है, और हम इनको ह्यूमन वेलफेयर में काफी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। अब क्लासीफाई करते कैसे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि क्लासिफिकेशन की जरूरत हमें ही पड़ रही है, क्लासिफिकेशन की जो जरूरत है ये सालों से चलती आ रही है। तो मैं आपको कुछ अर्ली क्लासिफिकेशन बताता हूँ, सम अर्ली क्लासिफिकेशंस, सम अर्ली क्लासिफिकेशन। देखो, सम अर्ली क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो नाम हम पढ़ने वाले हैं वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, हिंदी में इन्हें अरस्तु कहा जाता है। ठीक है, ये उस समय के हैं जब इंडिया में, आप ये मान के चलिए, चाणक्य हुआ करते थे। तो उस समय के करीब करीब शायद ये है, या फिर आपने कभी नाम सुना हो सिकंदर या अलेक्जेंडर, तो उनके गुरु हुआ करते थे ये। ठीक है, इन्होंने फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी शायद कई सारी थ्योरीज दी हैं, पर बायोलॉजी में क्या किया जाता है, इनको बहुत ज्यादा माना जाता है। ठीक है, पहले इनके बारे में बताता हूँ आपको कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ जूलॉजी नाम दिया जाता है एरिस्टोटल।
ठीक है। इन्होंने 500 से ज्यादा एनिमल्स को डाइसेक्ट करके 500 से ज्यादा एनिमल्स को डाइसेक्ट करके स्टडी किया था, जिसमें वेल भी शामिल थी। ठीक है, अब सोचो इतने साल पहले इन्होंने एनाटॉमी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। ठीक है, इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर फादर ऑफ जूलॉजी नाम दिया जाता है। तो अर्नेस्ट हैक्ल सॉरी एरिस्टोटल ने क्या करा भाई, इन्होंने प्लांट्स को भी 3 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, प्लांट्स के जो इन्होंने 3 हिस्से करे वो इनकी हाइट के अकॉर्डिंग थे। बहुत छोटे घास जैसे तो हर्ब्स, थोड़े से और बड़े हो गए झाड़ियां तो श्रब्स, और काफी बड़े हो गए तो ट्री इनको नाम दे दिया, जैसे ये हर्ब्स हो गए। ठीक है, ये श्रब्स हो गई, और ये जो काफी लंबे हैं ये ट्रीज हो गए। अब इन्होंने क्या करा, एनिमल्स को भी 2 हिस्सों के अंदर बांटा। ठीक है, उस समय पर जो एनिमल्स थे इनको भी इन्होंने क्या करा, 2 हिस्सों के अंदर बांट दिया। अब वो 2 हिस्से कौन कौन से थे, एक तो थे जिनको काटने के बाद लाल कलर का खून निकलता है विद रेड ब्लड, और दूसरे वो थे जिनको कोई रेड ब्लड नहीं निकल रहा, विदाउट रेड ब्लड। ठीक है, अब विद रेड ब्लड जो थे इनका नाम रखा गया था एनेमा, और विदाउट रेड ब्लड वालों को नाम रखा गया था एनेमा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा एक अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम इनका दिया हुआ है एरिस्टोटल के जमाने का। ठीक है, ये आर्टिफिशियल आप इसको कह सकते हो। अब धीरे धीरे क्या होता है, एडवांसमेंट बढ़ती है, इंप्रूवमेंट बढ़ती है, लोगों की समझदारी बढ़ती है। इस वजह से जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम अब सीधा सेकंड वाले पर आते हैं। सेकंड वाला जो दिया था वो दिया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स माना जाता है। ठीक, कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स भी माना जाता है, एंड फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी इनको माना जाता है, क्योंकि जो 2 नाम वाली पद्धति है वो इन्होंने ही दी थी। अब तो कैरोलस लीनियस ने क्या करा है, इन्होंने भी बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई चीजें कर दी। इन्होंने दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबके 2 ग्रुप बना दिए। ठीक है, ग्रुप क्या रखे, एक प्लांट्स बना दिए और दूसरे एनिमल्स बना दिए। ठीक है, करेक्टली अगर हम बात करें तो यहां पर इन्होंने क्या किया है, एक किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है उस कॉन्सेप्ट को हम नाम दे सकते हैं किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इन्होंने जो मेन की कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है वो है किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने क्या करा, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 किंगडम के अंदर बांट दिया, जिसमें पहला किंगडम इन्होंने रखा उन सभी को जिनके पास सेल वॉल होगी, उन सबको इन्होंने कहाँ रख दिया, प्लांटे में रख दिया। और जिनके पास सेल वॉल नहीं होगी इनको रख दिया इन्होंने एनिमल्स के साथ, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। तो अब ये जो किंगडम प्लांटे है इनमें कोई सेल मतलब इसमें सेल वॉल होती है। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट, पर ये जो एनिमेलिया है इनके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, एनिमल सेल मतलब जो भी इसके अंदर आएंगे उनके पास सेल वॉल नहीं होगी, दे लैक सेल वॉल। ठीक है, तो इस तरीके से 2 किंगडम का जो है क्लासिफिकेशन इन्होंने यहाँ पर दे दिया। अब क्लासिफिकेशन दे दिया, पर अब इनके पास क्या है, कई सारी हम लिमिटेशन फेस करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इनकी लिमिटेशन। देखिए 2 नंबर में इनकी लिमिटेशन से क्वेश्चन आता है और नीट में से भी जो है इनकी लिमिटेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ 2 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि भाई ये जो 2 किंगडम का क्लासिफिकेशन था इसमें क्या क्या दिक्कतें थी। ठीक है, इसमें सबसे पहले दिक्कत ये कि देखो इन्होंने ना तो यूनिसेलुलर्स के बारे में बताया और ना ही मल्टीसेलुलर्स के बारे में बताया। नो डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर्स एंड मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर्स के बारे में और मल्टीसेलुलर्स के बारे में इन्होंने कोई डिफरेंस जो है यहाँ पर नहीं किया। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में भी कुछ नहीं कहा। नो डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, दोनों एक साथ रखे पड़े। नो डिफरेंस या नो डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोट्रॉफ जैसे कि प्लांट्स हो गए एंड हेटरोट्रॉफ जैसे कि फंजाई हो गए। तो ये क्या है, इनकी कुछ मेजर लिमिटेशंस है या फिर डिसएडवांटेजेस आप इनको कह सकते हैं। तो इन लिमिटेशंस के बाद अब जो अर्नेस्ट हैकल है, अर्नेस्ट हैकल ने क्या करा, 3 किंगडम क्रिएट कर दिए। ठीक है, मतलब जो तीसरा है वो आया
3 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम्स, ठीक है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब क्या था कि जैसे पहले प्लांटेई थे और प्लांटेई के साथ एनिमेलिया भी थे, ठीक है। तो ये सिस्टम जो दिया था ये दिया था अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है। अर्नेस्ट हैकल ने इन सिस्टम को दिया था। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा, मतलब पहले यहाँ पर अमीबा भी रखे हुए थे, यहाँ पर यूग्लिना भी रखे हुए थे और पैरामीशियम वगैरह भी जो थे यहाँ से रखे हुए थे। तो अर्नेस्ट हैकल ने क्या करा, इनको यहाँ से हटाया और एक तीसरा सिस्टम, तीसरा किंगडम जो है यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे पहले से ही प्लांटेई थे, ठीक है, एनिमेलिया भी थे। इन्होंने क्या करा कि जो एनिमेलिया है, एनिमेलिया से फंजाई सॉरी प्रोटिस्टा को निकालकर क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने क्या कर दिया, प्रोटिस्टा जो है इनको निकालकर अलग कर दिया। अब प्रोटिस्टा जो थे यहाँ पर वो कौन थे, यूनिसेलुलर्स थे, ठीक है। प्रोटिस्टा जो थे यहाँ पर यूनिसेलुलर्स थे, ये सारे मल्टी सेलुलर, इन्होंने मल्टी सेलुलर में से क्या करा, यूनिसेलुलर्स अलग कर दिया। अब देखो इनके अंदर भी एक दिक्कत थी, इस सिस्टम के अंदर जो एक दिक्कत यहाँ पर आ रखी है वो ये आ रखी है कि यहाँ पर प्रोटिस्टा के अंदर अभी भी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये अभी भी इसके अंदर क्या कर रखे हैं, इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है। अभी भी इसके अंदर जो है ये इंक्लूड कर रखे हैं। अब वो बात अलग है कि यहाँ पे किंगडम जो है वो 3 क्रिएट हो चुके हैं। अब 3 किंगडम के बाद अगला जो किंगडम आता है, मतलब अगले जो आए थे वो आए थे 4 किंगडम्स वाले, 4 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था ये दिया था कोपलैंड ने, ठीक है। 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कोपलैंड। तो इधर क्या है, 3 तो किंगडम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, एक किंगडम नया क्रिएट किया। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, एक चौथा किंगडम और क्रिएट कर दिया। अब चौथा किंगडम कौन सा क्रिएट किया और कैसे क्रिएट करा उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। देखो किंगडम प्लांटाई पहले से ही है, ठीक है। एनिमेलिया भी था ही, प्रोटिस्टा, सॉरी हाँ प्रोटिस्टा जो है ये अर्नेस्ट हैकल क्रिएट कर गए। इन्होंने क्या करा, यहाँ पर ये जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं ये सारे प्रोकैरियोट्स को निकाल कर एक अलग ग्रुप बना दिया और वो ग्रुप क्या रख दिया उन्होंने, मोनेरा रख दिया, ठीक है। तो इन्होंने चौथा किंगडम बना दिया जो मोनेरा था। यहाँ तक जो सबसे बड़ी बात है या फिर जो हम कहें डिसएडवांटेज अब इनकी हम निकाल के बैठेंगे वो ये है कि अभी भी किसी ने ऑटोट्रॉफ्स प्लांट और हेटरोट्रॉफ फंजाई का कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया। नो ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ डिस्टिंग्विश। कहने का मतलब ये है कि अभी भी जो फंजाई है वो प्लांट के अंदर ही रखे गए हैं, फंजाई प्रेजेंट इन प्लांट्स। इनके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा कि भाई यहाँ पर कुछ तो डिफेंस करो ना। माना कि सेल वॉल दोनों के पास है, पर ये भी तो देखो कि भाई एक खाना खुद बना रहे हैं और एक खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो इस वजह से फाइनली अब आ जाते हैं मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम जो था उनका, 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमको पढ़ने हैं, 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो थे ये दिए थे आर.एच. विटेकर, ठीक है। आर.एच. विटेकर ने फंजाई को क्या कर दिया, अलग से क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो याद रखना आर.एच. विटेकर ने कौन सा किंगडम क्रिएट किया था, इन्होंने क्रिएट किया था फंजाई किंगडम, ठीक है। तो अब हम पहले इनका क्या करते हैं, बेसिस देखते हैं कि भाई इन्होंने जो है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किस आधार पे दिए, ठीक है। मतलब बेसिस होना बहुत जरूरी बात है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इनके क्लासिफिकेशन का बेसिस, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला जो हम बेसिस हम इसमें देखेंगे, देखिए बेसिस के ऊपर ना एमसीक्यू नीट के अंदर बहुत कुछ आता है कि इसमें से कौन सा बेसिस था या कौन सा बेसिस नहीं था, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो बेसिक्स हम देखेंगे वो है इनके सेल स्ट्रक्चर का, कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ऑर्गेनाइज सॉरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगली जो चीज हम इसके अंदर देखेंगे वो होगा इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ है, हेटरोट्रॉफ है, क्या है। अगली जो चीज हम इसके अंदर देखेंगे वो होगी रिप्रोडक्शन। लास्ट एंड लीस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता क्या है। तो देखिए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का सीधा सीधा मतलब है
एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कौन किससे एवोल्यूशन करता है या किया है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर कौन आया, इस चीज को एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहा जाता है। तो याद रखिए, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स आर एक्चुअली एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। और एक और वर्ड आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा हमेशा। कोई बढ़िया सा कलर चूज करके लिखते हैं, चलो ग्रीन से लिखते हैं। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को क्लेडिस्टिक्स भी कहा जाता है, ठीक है, ऑल्सो नोन एज क्लेडिस्टिक्स, ठीक है। तो ये 5 किंगडम का जो था क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। अब ये जो 5 किंगडम्स थे इन्होंने कौन कौन से बना दिए उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला नाम, जो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आए थे, मोनेरा, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। दूसरा, प्रोटिस्टा, सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं बट यूनिसेलुलर है। तीसरा, फंजाई, सबसे पहले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर प्लांटाई, अपना खाना खुद बना लेते हैं। फिर एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम्स जो हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है कार्ल वूस, सॉरी, ठीक है, एक और नाम हम लिखते हैं अब। अगले एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है कार्ल वूस। कार्ल वूस ने देखा जाए तो क्या कर दिया, 6 किंगडम्स कर दिए, ठीक है। कार्ल वूस ने बेसिकली क्या कर दिया, 6 किंगडम कर दिए। 6 किंगडम कैसे करे इन्होंने, इन्होंने क्या करा, मोनेरा के 2 हिस्से कर दिए भाई, ठीक है। मोनेरा के अंदर 2 हिस्से कर दिए, एक का नाम रख दिया आर्की बैक्टीरिया, और दूसरे जो रख दिए वो थे यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। देखा जाए तो इन्होंने डोमेन्स ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट जो है दिया है, ठीक है। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है बेसिकली किसका, डोमेन्स ऑफ लाइफ का, ठीक है। तो इन्होंने ऑर्गेनिजम्स के क्या कर दिए, 3 डोमेन बना दिए, ठीक है। इन्होंने सभी ऑर्गेनिजम्स के 3 डोमेन्स जो है वो बना दिए। अब डोमेन कौन कौन से बना दिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला डोमेन रख दिया इन्होंने आर्कियाई। इसमें सभी वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो एक्सट्रीम हैबिट में पाए जाते हैं, मतलब जहां पर और कोई लाइफ फॉर्म पाई ही नहीं जा सकती, ये वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इन्होंने डोमेन यहाँ पे रखा, वो रखा बैक्टीरिया का, या फिर आप कह सकते हो प्रोकैरियोट्स का, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने सभी तरह के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब इन्होंने रख दिए। तीसरा जो डोमेन रखा गया वो रखा गया का यूकैरियोट्स का, यूकैरियोटा, ठीक है। तो 3 डोमेन बना दिए, आर्कियाई, प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा। यूकैरियोटा के अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल, ये जो है सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का जो है एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन किया कैसे जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमें कोई एक ऑर्गेनिज्म मिलता है, ठीक है, हमें कोई एक ऑर्गेनिज्म मिला, तो सबसे पहली जो चीज हम उस ऑर्गेनिज्म के अंदर देखेंगे, वो देखेंगे उसके सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है और वो ऑर्गेनिज्म एक प्रोकैरियोट है, आई थिंक आपको प्रोकैरियोट पता होंगे क्या होते हैं, पर अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, या फिर आप लिख सकते हो कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। बट ये जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब ही होता है कि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमें ऐसा मिलता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वो प्रोकैरियोट है। तो हम उस ऑर्गेनिज्म को मोनेरा किंगडम के अंदर रख देंगे, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोट है, सीधा आंख बंद करके मोनेरा किंगडम में रख दो। पर अगर वो प्रोकैरियोट नहीं है तो वो कौन होगा, एक यूकैरियोट होगा, ठीक है। तो वो एक यूकैरियोट होगा। अब यूकैरियोट है तो वो कुछ भी हो सकता है, वो प्रोटिस्टा हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्लांट हो सकता है, और एनिमल भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर दूसरी कंडीशन देखेंगे, ठीक है, कि भाई चलो एक यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म है, बट क्या वो यूनिसेलुलर है या फिर वो एक मल्टीसेलुलर है। अगर एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, प्रोटिस्टा हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, प्रोटिस्टा हो सकता है। एक और चीज आपको यहाँ पर बताता हूँ मैं, देखो, ये जो मोनेरा है ये भी कैसे है, ये भी यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा भी कैसे है, यूनिसेलुलर। मेन डिफरेंस क्या है दोनों में, कि भाई ये प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं और ये यूकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं। बट अब अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो है भाई मल्टीसेलुलर,
ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म क्या है, देखो अगर यूकैरियोट और यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा में आ गया, बट यूकैरियोट है बट मल्टी सेलुलर तो अब इस कैटेगरी में आएगा। वो फंजाई भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे अगली जो चीज देखेंगे वो हम देखेंगे उसमें मोड ऑफ, ठीक है, अगला जो हम इसके अंदर मतलब देखने वाले हैं, हाँ बेसिस, वो बेसिस है सेल वॉल का। ठीक है, अगर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो एक यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर सेल वॉल प्रेजेंट है या फिर सेल वॉल एब्सेंट है तो इस हिसाब से हम उसको बांट सकते हैं। ठीक है, बांटेंगे कैसे कि भाई अगर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक मल्टी सेलुलर यूकैरियोट जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती तो हम उसको किस कैटेगरी में रख देंगे, हम उसको रख देंगे एनीमेलिया की कैटेगरी के अंदर। बट अगर एक मल्टी सेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल है तो वो प्लांट भी हो सकता है और वो फंजाई भी हो सकता है। ठीक है, वो प्लांट भी हो सकता है और वो फंजाई भी हो सकता है। ठीक है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल है वो फंजाई या प्लांट दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अगला बेसिस देखेंगे। ठीक है, अब हम प्लांट्स को मतलब ये जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है इनको दो हिस्सों में बांट देंगे। वो जो दो हिस्से होंगे हमारे वो होंगे या तो ऑटोट्रॉफिक होगा वो या फिर वो हेटरोट्रॉफिक होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ उसमें सेल वॉल भी है, तो अगली चीज हम उसके अंदर देखेंगे क्या वो ऑटोट्रॉफ है या फिर वो हेटरोट्रॉफ है। अगर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल वॉल है और वो अपना खाना भी खुद बना सकता है तो वो हम रख देंगे किंगडम प्लांटेई के अंदर। पर अगर वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता तो हम उसको किंगडम फंजाई के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको किंगडम फंजाई के अंदर रख सकते हैं। वैसे ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको हम पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर हम सेलवॉल की जगह मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते तो ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ पहले हो जाते, फिर सेलवॉल है या नहीं है इसमें भी बांट सकते थे। तो इस तरीके से जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर एच विटेकर का था वो हमने पढ़ा। ठीक है, अब ऐसी बात नहीं कि ये किंगडम पूरा ही ठीक है, इसके अंदर गलतियां नहीं, गलतियां इस किंगडम के अंदर भी है, लिमिटेशन इसकी भी। तो अब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या गड़बड़ है। तो इनकी लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिमिटेशंस की बात करें, तो सबसे पहले इसकी जो डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, वो ये है कि इसने, सॉरी ब्लैक से लिखते हैं इसको, इसने मोनेरा के अंदर दोनों बहुत अलग अलग ग्रुप रख दिए, आर्की बैक्टीरिया भी रख दिया और यू बैक्टीरिया भी प्लेस कर दिया। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा फंडामेंटली एक दूसरे से डिफरेंट है। इस ग्रुप में वायरस को कोई जगह नहीं मिली, वायरस आर नॉट इंक्लूडेड। भाई लाइकेंस के लिए भी कोई बात नहीं कही गई, लाइकेंस आर नॉट इंक्लूडेड। लाइकेंस के अलावा और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको यहाँ पर कोई जगह नहीं मिली, जैसे देखिए वायरोइड्स के बारे में कुछ नहीं पता, प्रायंस के बारे में भी जो है यहाँ पे कुछ नहीं पता, इनके ऊपर भी क्वेश्चन जो है काफी आ ही जाता है, तो इनके बारे में जो है यहाँ पर नहीं कोई बात करी गई है। ठीक है, इसके अलावा मतलब जो अगर हम बात करें ना एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, वो भी कोई बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से यहाँ पे नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं डज नॉट fully represents molecular and evolutionary relationship। इनको अभी पूरी तरीके से जो है यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। अच्छा, ये जो लिमिटेशंस में पहली जो लिमिटेशन है इसको तो वो जो आर एच सॉरी कार्लबूज वाला सिस्टम है वो ठीक कर देता है। ठीक है, इस वाले सिस्टम को जो है कार्लबूज ने ठीक कर दिया, इट वॉज क्योर्ड बाय कार्लबूज। इसने क्या करा, दोनों को अलग अलग जगह पर प्लेस कर दिया। अच्छा, एक और चीज आपको बताता हूँ, ठीक है, नोट पॉइंट है, ध्यान रखना, नीट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो कार्ल वूस थे ना, कार्ल वूस ने जो 3 डोमेन वाला सिस्टम दिया था, 3 डोमेन्स वाला, इसके पीछे मेन बेसिस क्या था, याद रखना, इसके पीछे मेन बेसिस था 16S राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, 16S राइबोसोमल आरएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अंदर जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो याद रखिए 3 डोमेन्स या कार्लबूस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब या तो वो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया पूछना चाहेंगे या फिर ये 16S
राइबोसोमल आरएनए के बारे में पूछना चाहेंगे। तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन था। अगली क्लास में हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और इन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी आपके कोई डाउट्स वगैरह रहे या फिर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डेली क्वेश्चंस मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी डालता हूँ, यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स में डालता हूँ, तो आप वहां पर भी जाके जुड़ सकते हैं। चलिए बाय।